नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है एंड आई टीच इकोनॉमिक्स फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। यूपीएससी की तैयारी में आई हैव आल्सो गिवन 3 मेंस, 3 बार प्रीलिम्स दिया है, 3 बार मेंस दिया है। आई हैव गिवन 2 इंटरव्यूज एंड पिछले 12 साल से एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं। नाउ इकोनॉमिक्स इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट बट इट इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। सो इस कमिंग वीडियोज में द ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू कॉन्सेप्चुअली। हम लोग पीवाईक्यूज उठाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस उठाएंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो आई जस्ट नीड योर अटेंशन एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट सीरीज, जैसा मैंने कहा, इट हैज पीवाईक्यूज एंड तो आई होप अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इफ यू लुक एट इट प्रॉपरली, तो क्वेश्चन क्या है? Consider the following statements. Capital goods are final goods that are not used as input. तो goods दो तरह के होते हैं. We all know that goods can be of two types, capital and consumer. ठीक है. अब capital goods क्या होते हैं? Capital goods are those goods which are used in manufacturing consumer good. यानी capital goods मतलब heavy machineries हो गए. So they are used in the manufacturing of consumer goods. तो क्या प्रोडक्शन में यूज होता है? यस, इट इज यूज्ड एज फाइनल गुड। यस, एज अ फाइनल गुड, बट नॉट यूज एज ए इनपुट। अरे भाई, प्रोडक्शन में इनपुट्स और प्रोडक्शन में मशीनरी भी तो होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स बट दैट आर यूज एज इनपुट, बट दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। वो खत्म नहीं होता है, वो फिर से रीयूज होता है। सो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड दे आर यूज एज इनपुट एज वेल। अब इंटरमीडिएट गुड वो होता है जो which is used to manufacture the final good, are those which have been produced and should have been further transformed before it can be used for any purpose. यानी जो हमारा कैपिटल गुड होता है वो तो मशीनरी होता है, बट गुड्स जो अदर गुड्स होंगे उसमें इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज एज इनपुट। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, आपने बिस्किट बनाया तो उसमें आपने मैदा का इस्तेमाल किया, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा एंड इट्स फर्दर ट्रांसफॉर्म। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 2 इज करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? बी इज द राइट आंसर। तो दिस इज द अप्रोच, यानी इसका आंसर हो गया बी। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, द डिटेल्ड सोल्यूशन इज देयर। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, कैपिटल गुड्स के बारे में दिया हुआ है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, ठीक है ना, इसके 3 नेचर होते हैं। इट इज ड्यूरेबल आउटपुट, इनपुट की तरह यूज होता है, एंड दे आर नॉट कंज्यूम्ड। तो दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ जीडीपी इज इक्वल और मोर देन दैट ऑफ जीएनपी। इन ओपन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ जीएनपी इज ऑलवेज हायर देन वैल्यू ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी और जीएनपी का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी प्लस जीएनपी। तो जीडीपी, जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर से जो इनकम आ रही है वो जीडीपी में ऐड करेंगे तो जीएनपी हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम होता है, ओनली फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो अब यहां एक क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी वेयर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो। यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में ये जो होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो। तो हो जाएगा जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। लेट्स चेक। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ जीडीपी इज इक्वल और मोर देन, नहीं, मोर देन नहीं हो सकता, इक्वल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। दूसरा, इन ओपन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ जीएनपी इज ऑलवेज हायर। अरे भाई, अब जीएनपी इज ऑलवेज हायर। अब जीएनपी, अच्छा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ इट इज पॉजिटिव, अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है सो जीएनपी विल बी हायर। अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है तो ये क्या होगा? जीएनपी विल बी लोअर। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड लोअर हो सकता है, यस, इट कैन बी लोअर। कब लोअर होगा? जब फॉरेन से जो इनकम आ रही है वो कम होगी और इंडिया से जो इनकम फॉरेन जा रही है दैट वुड बी
हायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसमें? द आंसर विल बी डी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ जीएनपी कैन बी हायर और इट कैन बी लोअर ऑल्सो। तो आंसर आपका डी हो गया। ओके, ये हमने डिस्कस किया, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। नाउ व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, real GDP has steadily increased in last decade till 2020. GDP at current market price has steadily increased in the last decade till 2020. अब real GDP, GDP क्या होता है? GDP is income, और इनकम एक नंबर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया की जीडीपी है 3 ट्रिलियन। अगर 2011 से लेकर 20 तक की बात करें तो जीडीपी एज अ नंबर वो हर साल बढ़ा है, इट हैज इंक्रीज कंसिस्टेंटली। ठीक है, जैसे मान लीजिए जीडीपी 100 है, फिर जीडीपी 2 110 है, फिर जीडीपी 3 120 है, लाइक दिस। जीडीपी 4 फोर्थ ईयर में 140 है। तो आप देखो जीडीपी इज अ नंबर विच इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। तो रियल जीडीपी है स्टडीली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड, यस। जीडीपी एज अ रियल जीडीपी मतलब कि जो रियल इनकम है जिसमें इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट रियल जीडीपी तो बढ़ा है, यस, रियल जीडीपी हमेशा बढ़ा है। परसेंटेज जो है वो ऊपर नीचे हुआ है, द ग्रोथ रेट माइट हैव चेंज, बट नंबर टर्म्स में बढ़ा है। जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस है स्टडीली इंक्रीज, ये भी स्टेटमेंट सही है, बिकॉज जो जीडीपी होगा वो दो तरह का हो सकता है, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल जीडीपी जहां इन्फ्लेशन हम नहीं लेते हैं, ओके, सो दिस इज द एक्चुअल जीडीपी ऑफ द कंट्री, और यहां पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो होती है इट इज इंक्लूडेड। सो नॉमिनल मतलब करंट मार्केट प्राइस, यानी नॉमिनल जीडीपी जब निकालते हैं तो आज के प्राइस पे निकालते हैं, आज का प्राइस, आज की क्वांटिटी, टुडेज जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या करते हैं, क्वांटिटी तो आज का लेते हैं बट प्राइस इज ऑफ द बेस ईयर, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट जीडीपी, बिकॉज प्राइस को फिक्स रखते हैं। तो जीडीपी के नंबर्स विल डिपेंड ऑन कि हम कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, नॉट ऑन द प्राइस, प्राइस विल बी कांस्टेंट। तो आप देखोगे तो जीडीपी एज अ नंबर हैज इंक्रीज, बोथ रियल टर्म्स में भी बढ़ा है एंड नॉमिनल टर्म्स में भी बढ़ा है। तो आंसर इसमें क्या होगा, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब कोविड टाइम में जीडीपी नेगेटिव हो गया, इसीलिए मैंने 2020 स्टेटमेंट पुट किया था। कोविड टाइम में जीडीपी हमारी नेगेटिव हो गई, एंड बिकॉज कोविड टाइम में नेगेटिव हो गई, क्योंकि ग्रोथ नेगेटिव हो गई। कोविड टाइम में क्या हुआ, कोविड टाइम मान लीजिए जीडीपी 140 है, तो कोविड में ये 130 हो गया। तो यहां देखिए रियल जीडीपी कम हो गई, बट यहां ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया, ग्रोथ रेट कम हो गया। तो आंसर इज सी ओनली, यानी इन दोनों के स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज सी। यू कैन रीड द स्टेटमेंट इन प्रॉपरली इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 4, अभी ये सेम स्टेटमेंट पे आ गया। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल कैलकुलेशन। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन ऐड होगा? नहीं होगा। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन माइनस होगा। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एक्सक्लूड्स इन्फ्लेशन। तो ये स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। जीडीपी एट करंट प्राइस कैन गिव अ रॉन्ग पिक्चर ऑफ ग्रोथ इफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। मैंने क्या कहा, जीडीपी इज अबाउट नंबर्स, और जीडीपी जो है, जीडीपी कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो जीडीपी एट करंट प्राइस में प्राइस भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है। लेट्स से आपकी क्वांटिटी सेम है बट प्राइस डबल हो जाती है, प्राइस 2p हो जाता है। तो जीडीपी जो होगा आपका वो pq अगर मान लीजिए पहले है ना, प्राइस 2p हो गया यानी 2pq हो जाएगा, यानी जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम pq टू 2pq। अब जीडीपी कैन गिव अ रॉन्ग पिक्चर इफ इन्फ्लेशन इज हाई। जब महंगाई बढ़ती है तो सामान महंगा हो जाएगा, तो जीडीपी बड़ी नजर आएगी। दैट इज वाई वी कैलकुलेट जीडीपी एट रियल प्राइस। रियल प्राइस पे इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जीडीपी जो है अगर हम इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 इज राइट। इफ द प्राइस इज वेरी हाई जीडीपी विल गिवन रॉन्ग
डेटा, इसीलिए हम रियल जीडीपी निकालते हैं जहां प्राइस को फिक्स करते हैं. ओके, सो द आंसर इज बी ओनली, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एक्सक्लूड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. आई होप यहां तक क्लियर है सबको. बेसिक क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, and we'll be able to understand them. Normally, the real income for a particular financial year is higher than the nominal national income. अब इसमें क्या हो सकता है? रियल इनकम, इसमें इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं इनटू इन्फ्लेशन, तो ये आ जाएगा नॉमिनल इनकम. ठीक है. नॉर्मली रियल इनकम इज हाइयर, उल्टा होता है. नॉमिनल इनकम नॉर्मली हाई होता है, ओके, एंड रियल इनकम इज लेस, बिकॉज नॉमिनल इनकम में इन्फ्लेशन को जब सॉरी रियल इनकम में जो इन्फ्लेशन ऐड होगा तो इट विल कम नॉमिनल इनकम. वेरी क्लियर. ग्रीन जीडीपी इज कैलकुलेट बाय एडिंग नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन टू द स्टैंडर्ड जीडीपी. अब ग्रीन जीडीपी क्या होता है? ग्रीन जीडीपी मतलब हो गया जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल लॉसेस. ओके, ग्रीन जीडीपी इज कैलकुलेट बाय एडिंग, नहीं, बाय डिडक्टिंग नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन टू द स्टैंडर्ड. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर होगा डी. क्लियर हो गया? आई होप दिस क्लियर. तो हमने 10 मिनट में 10-11 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए. एंड इसके लिए आपको एनसीईआरटी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12 की, अगर उससे पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. एंड यू कैन, ठीक है. तो आंसर इज डी, नॉमिनल रियल इनकम इज लोअर देन द नॉमिनल इनकम. और जीडीपी में हम जब कैपिटल कंजम्पशन को माइनस करते हैं, यानी जो हमारे एनवायरमेंटल लॉसेस होते हैं, डिग्रेडेशन होता है, देन इट इज देयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्विवेलेंट टू नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट. अरे भाई देखते हैं. तो जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये हो गया जीएनपी. ठीक है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू जीएनपी. अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की हम बात करते हैं तो ये जो इनकम है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन. अब ये इनकम कहां से आ रहा है? ये बाहर से आ रहा है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे जो इनकम आ रहा है, दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो नेट फैक्टर इनकम इक्विवेलेंट टू नेट ऑफ एक्सपोर्ट, नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो जीडीपी में ही इंक्लूड रहते हैं, ये इसी में इंक्लूड रहता है. तो ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. नेट, अब देखिए यहां पे जीडीपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, माइनस सब्सिडी इक्वल टू, सॉरी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको बोलेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट फैक्टर प्राइस बोलते हैं. ठीक है. तो इनडायरेक्ट टैक्स तो ऐड हो जाता है और सब्सिडी माइनस हो जाती है. तो नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर इंक्लूडेड, सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड. ठीक है ना, सब्सिडीज जो है वो एक्सक्लूड होती है. सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड, तो ये गलत है स्टेटमेंट. बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. आंसर इज अगेन डी. ओके, क्लियर है? इसको आप पढ़ सकते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होती हैं, सब्सिडीज एक्सक्लूड होती हैं. वेरी सिंपल. इकोनॉमी के क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही आते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. इंडियन इकोनॉमी का सवाल है. इंडियाज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इंडिया हैज ग्रोन नियरली 20 टाइम्स सिंस 1991. भारत की जीडीपी अराउंड $300 बिलियन थी 1991 में, और अभी 3 ट्रिलियन है. 3 ट्रिलियन थोड़ी ऊपर है, 3.3 ट्रिलियन है. तो इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 10-11 टाइम्स, नॉट 20 टाइम्स. तो ये स्टेटमेंट गलत है. द एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली सिंस 1991. हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है वो कंसिस्टेंटली कम हो रहा है. 1991 में अराउंड 30% था, अभी 15% है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है.
इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट स्टूड एट द सेम पोजीशन व्हेन कंपेयर टू 1991. हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन था, नौ जीडीपी के 3 पार्ट हैं. इंडस्ट्री, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ जीडीपी. कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. अब एग्रीकल्चर जो है ये 30% से 15% में पहुंच गया है. दिस इज 1991. और अगर हम अभी बात करें 2023 की, इंडस्ट्री अराउंड 29-30% था और आज भी लगभग इतना ही है. दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट. एंड सर्विसेज जो है वो बढ़ गया है. यू कैन डू द नंबर्स. सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड. तो आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन स्टूड एट द सेम पोजीशन व्हेन कंपेयर्ड टू 1991. द आंसर इज करेक्ट. यानी थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो सेम है और आंसर होगा बी, 7th का बी. जीडीपी जो है 1991 में 266 ट्रिलियन थी, अभी 3.3 ट्रिलियन के आसपास हो गई है. एंड एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज रिड्यूस्ड एंड इंडस्ट्री हैज रिमेन्ड द सेम. यहां तक क्लियर है? आई होप. इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ. इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल होगा. इफ कब होगा? इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द कंट्री. यानी कंट्री में अगर टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है. तो लेट्स से यस, माइट हैपन. ओके, मान लेते हैं. देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री. अरे भैया, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और लगातार बढ़ा है. 1950 से लेके 1990 तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया में. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. बट स्टिल इंडिया हैज नॉट ग्रोन. तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमारा हुआ है वो कम हुआ है, नहीं ज्यादा हुआ है. लेकिन फिर भी जीडीपी ने ग्रो किया. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. पॉपुलेशन ग्रोथ विल हैपन और इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा इफ पॉपुलेशन इज प्रोडक्टिव, एफिशिएंट. ठीक है ना, तब होगा. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे. वी क्रिएट कैपिटल गुड्स. और कैपिटल गुड्स क्या करते हैं? मशीनरी होती हैं. एंड इफ देयर इज मोर कैपिटल गुड्स, मोर प्रोडक्शन. अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 4 मशीन है. एंड नाउ वी हैव एडेड अ न्यू मशीन. 4 की जगह 5 मशीन हो गई. नाउ कैपिटल गुड्स हुआ है, एक्स्ट्रा कैपिटल गुड हैज बीन एडेड एंड दैट विल ऐड टू द इनकम. तो यहां पे हम कहेंगे द कैपिटल फॉर्मेशन विल हैपन. आंसर इज सी. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. नेसेसरी विल हैपन, डिपेंड करता है. एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो कंट्री का ग्रोथ होगा. बट कैपिटल फॉर्मेशन इज अ डेफिनेटली द राइट आंसर. बिकॉज देखा जाए तो 1 भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है. बट सी इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन होता है मोर कैपिटल फॉर्मेशन. तो बाय दैट जो है कैपिटल फॉर्मेशन जो है होगा. कैपिटल फॉर्मेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. सो इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इट विल लीड टू जीडीपी ग्रोथ, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो आंसर इसका सी हो गया. एक्सपोर्ट्स वाला भी स्टेटमेंट सही है बट विल चूज द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है वो हम देखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स के बारे में देखते हैं. इट इज द इकोनॉमिक नेचर ऑफ गुड विच इज कंसिडर्ड इट इज फाइनल. यानी इकोनॉमिक नेचर, नेचर ऑफ गुड क्या? इकोनॉमिक नेचर. ओके, ठीक है. वंस इट हैज बीन सोल्ड इट पासेस आउट ऑफ एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो. यानी जब हम लोग कोई सामान को बेच देते हैं तो इकोनॉमिक फ्लो से बाहर आ जाता है. आंसर इज यस. तो ये भी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है. हियर बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बिकॉज गुड का इकोनॉमिक नेचर है दैट उसको कोई परचेज करेगा, परचेजिंग होगी तब ऐसा होगा. तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट. लेकिन यहां पे इनकरेक्ट पूछ रहा है. विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट? तो आंसर वैसे आप कहोगे बी होगा इफ इट इज आस्किंग करेक्ट. बट इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आंसर आपका डी होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इट इज द इकोनॉमिक नेचर ऑफ गुड दैट इट डिटरमिन्स इट्स अ फाइनल गुड. स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एक बार गुड कंज्यूम हो जाएगा तो इट पासेस आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. GDP measures aggregate production of final goods and services taking place within the domestic economy during a year. यानी GDP कहता है total goods and service जो produce हुआ economy के अंदर. ये statement assertion is right. GNP increases only when GDP increases. अब GNP का formula क्या है? GNP equal to GDP plus net factor income from abroad.
यानी जीएनपी बढ़ेगा अगर जीडीपी बढ़ेगा, इसका तो पता नहीं है। जीएनपी बढ़ेगा अगर जीडीपी बढ़ेगा तो जीएनपी बढ़ेगा। व्हाट इफ ये डाउन हो रहा है? तो अगर जीएनपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, एंड इफ जीएनपी आल्सो इंक्रीजेस, अगर दोनों बढ़ेंगे तो इफ जीडीपी इंक्रीजेस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीजेस, एनएफआईए भी इंक्रीज होगा तो ही जीएनपी बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट ओनली है, ओनली इज एक्सट्रीम वर्ड। तो इफ जीएनपी इंक्रीजेस, जीडीपी बढ़ेगा, सॉरी जीडीपी बढ़ेगा तो जीएनपी बढ़ेगा, चांसेस आर देयर, बट नॉट ओनली। इफ बोथ आर इंक्रीजिंग देन यू कैन से जीडीपी will increase, GNP will also increase. So answer इसका A is correct, but R is false. Okay, GNP increase at both GDP and net factor income should also increase. ठीक है, तो एक और सवाल करते हैं. Let's see one more question. यहां तक रहने देते हैं. अगले वीडियो में 10-10 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे सो दैट आप कॉन्सेप्चुअली एब्जॉर्ब कर पाओ. बहुत ज्यादा करेंगे तो बैठो देखो एंड आई एम गोइंग टू शेयर. तो अगले वीडियो में हम लोग 11th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. 10 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आऊंगा एंड लेट्स फॉलो इट इन डिटेल. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय.